नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि बिहार की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके समक्ष चर्चा करने के लिए उपस्थित होते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक को चुना है और वो टॉपिक है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 दोस्तों, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इस सुधार के बारे में जो है, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी नई चीज़ें भी जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसको बड़े ही ढंग से, बड़े ध्यान से और बिना स्किप किए जो है आपको देखना है। और निश्चित रूप से चूंकि यह विभिन्न आयोगों का जो परीक्षा आयोजित होता है तो पूछा जाता है आयोगों के द्वारा, ये विभिन्न कमीशंस का बहुत ही लोकप्रिय टॉपिक है और अभी आपको पता चलेगा कि क्यों ये लोकप्रिय टॉपिक है। ठीक है ना, तो आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत ही रोचक रहने वाला है, तो इसे बड़े ही ध्यान से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मार्ले मिंटो सुधार की और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार इसके पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं, उसके बाद जो है बहुत सारी अवधारणाएं और स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है, यह भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोने वाला जो है और अंग्रेजों के बांटो और राज करो की जो नीति थी, फूट डालो और राज करो की जो नीति थी, उसी को जो है यह अधिनियम ने पुष्ट किया। ठीक है, कैसे अभी बात करेंगे, लेकिन सांप्रदायिकता की शुरुआत जो 1909 तक आते आते जो है अंग्रेजी नीतियों के द्वारा सांप्रदायिकता को कैसे पुष्ट किया गया, कैसे बढ़ावा दिया गया, उसका बीजारोपण जो है कहाँ से होता है। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1905 में जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन कर दिया गया था किसके द्वारा? तत्कालीन वायसराय विभाजन कर दिया गया था किसके द्वारा? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया गया था? बंगाल को विभाजित कर दिया गया था। कब? 1905 ईस्वी में। और लॉर्ड कर्जन ने जो है दोस्तों जो विभाजन की घोषणा की थी विभाजन की आधिकारिक घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को हुई थी कर्जन के द्वारा। और बंगाल विभाजन को जो लागू किया गया था, जो प्रभावी हुआ था यह वो कब से? 16 अक्टूबर 1905 से। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, परीक्षा में कई बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। ठीक है तो कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया था, तो बंगाल को दो भागों में बांट दिया था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो दोस्तों इस पूर्वी बंगाल में जो है, पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुल आबादी को ध्यान में रख के जो है विभाजित किया गया था। ठीक है, मुस्लिम बहुल आबादी। और ये पश्चिम बंगाल जो था, यहाँ पे हिंदुओं की आबादी जो है सबसे अधिक थी। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो ये तो हुआ पृष्ठभूमि जहाँ से चीज़ें निकल के आई है और किस प्रकार 1909 वाले अधिनियम के माध्यम से जो है अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता का जो है इस अधिनियम के माध्यम से जो है बीजारोपण किया था। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अंग्रेजों की जो बांटो और राज करो की जो नीति थी,
तो इस अधिनियम को जो है उसका एक वैधानिक दस्तावेज माना जाता है कि जैसे 1905 में जो बंगाल विभाजन से शुरू हुआ था, तो वहाँ तो उन्होंने टेस्ट किया था बंगाल को हिंदू और मुस्लिम के रूप में जो है विभाजित करके, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल आबादी और पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल आबादी को रख दिया था विभाजन के दौरान। हालांकि उसने प्रशासनिक दक्षता का हवाला दिया था कि प्रशासन को अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, जबकि जो उसके अंदर की बातें थी और जो मूल बातें थी वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था, ठीक है, फूट डालने का, हिंदू और मुसलमान को जो है विभाजित करने का उनका उद्देश्य था, और जिसमें वो कुछ हद तक सफल हुए भी, ठीक है दोस्तों। और इसी के बाद बंगाल विभाजन के बाद, जिसे अभी हमने बात की है ना कि 1905 में विभाजित किया गया, 16 अक्टूबर 1905 से जो है यह प्रभावी हुआ बंगाल का विभाजन, जबकि इसकी घोषणा कब हो गई थी? 19 जुलाई 1905 को ही इसकी घोषणा हो गई थी। हालांकि कुछ वर्षों के बाद 1911 में जो है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया, ठीक है, बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। तो यहाँ से भी परीक्षाओं में जो है कई बार सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हमने कहा कि अंग्रेजों की बांटो और राज करो जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, तो उसका एक औपचारिक वैधानिक दस्तावेज था, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था? जो राष्ट्रवादी हैं उन राष्ट्रवादियों को कमज़ोर करना, देश के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं मार्ले की और मिंटो की, क्योंकि इस परिषद अधिनियम का नाम ही मार्ले मिंटो सुधार है। तो मार्ले कौन थे? मार्ले भारत सचिव थे इस समय पे, ठीक है। मार्ले कौन थे? मार्ले भारत सचिव थे और ये लंदन में रहते थे, लंदन में ही भारत सचिव का कार्यालय हुआ करता था, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो कौन थे? तो तत्कालीन समय में 1909 में जो है भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। ये भारत के क्या थे? वायसराय थे, ठीक है, इसे याद रखेंगे। तो इसीलिए जो है इन दोनों के विचार से ही यह अधिनियम जो है आगे बढ़ पाया। तो इसलिए इस सुधार को जो है, इस अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। और मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है किसे? लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। क्यों माना जाता है अभी आगे पता चलने वाला है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जिसे आपको जानना चाहिए कि यह जो 1909 का अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम, यह जो है लॉर्ड मिंटो ने एक कमेटी गठित की थी, एक समिति बनाई थी, अरुंडेल समिति। कौन सी समिति थी? अरुंडेल समिति। और अरुंडेल समिति को कब गठित किया था? अरुंडेल समिति को वर्ष 1906 में गठित किया था। किसने? लॉर्ड मिंटो ने, ठीक है। और इसी अरुंडेल समिति के रिपोर्ट के आधार पर जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 को जो है तैयार किया गया था, ठीक है ना। तो ये अरुंडेल समिति को ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रवादियों को कमज़ोर करना। सबसे पहली बात तो ये, जिसकी शुरुआत कब से हुई? बंगाल विभाजन 1905 से ही शुरू हो गई थी, और 1907 ईस्वी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस दो धड़ों में बट गई, उदारवादी विचार वाले लोग और जो गर्म दल के लोग थे, उग्रवादी विचार वाले लोग थे। तो कांग्रेस का विभाजन चूंकि हो चुका था 1907 में, तो 1909 में अंग्रेजों ने इसका भी फायदा उठाया था। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने इस अधिनियम के माध्यम से जो है दोस्तों नरमपंथियों को संतुष्ट करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि नरमपंथी चाहते थे कि सरकार में भारतीयों की भी क्या हो, इस समय तक भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? नरमपंथी नेताओं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से जो है 1909 ईस्वी का जो है भारत परिषद अधिनियम भारत में जो है 1909 में लागू किया। इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही जो कट्टरपंथी थे, जो उग्रवादी विचार वाले नेता थे, उनके प्रभाव को
कम करना भी जो है इस परिषद अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है, इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ सुधार भी हुए, कुछ सकारात्मक परिणाम भी हुए, जिसने भविष्य के लिए जो है एक सीढ़ी तैयार किया, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव अधिक ही हुए। निश्चित रूप से 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम में जो प्रावधान थे, जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन मंडल वाला जो प्रावधान था, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का बीजारोपण तभी एक तरीके से अब हम कह सकते हैं कि हो चुका था दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, जो सुधार हुए थे, अगर सुधार की हम बात करें तो सुधार केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय परिषदों में भी सुधार को लागू किया गया। जैसा कि नरमपंथी नेता भारत के चाहते थे कि जो सुधार हो तो और भारतीयों की भागीदारी जो है परिषदों में बढ़े, शासन में बढ़े, विधायिका में बढ़े, तो उसको अमली जामा पहनाने का काम किया गया, लेकिन वो दिखावा भर था। कैसे, अभी आपको पता चलेगा। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है क्या की गई, 16 से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई। ठीक है, 16 से बढ़ा के केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई। और जो प्रांतीय परिषद थे, उन प्रांतीय परिषदों के आकार में भी जो है वृद्धि की गई। लेकिन उन्होंने किया क्या, उन्होंने जो केंद्रीय परिषद है, उस केंद्रीय परिषद थी, उस केंद्रीय विधान परिषद में जो है बहुमत को अपने लिए बनाए रखा। ठीक है ना, आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, ऑफिशियल बहुमत मेजोरिटी को जो है उन्होंने बनाए रखा। कहाँ, केंद्र में जो है आधिकारिक बहुमत को जो है उन्होंने बनाए रखा, और प्रांत में जो है थोड़ी सी ढील दी। प्रांत में क्या किया, बोल दिया कि ठीक है, गैर आधिकारिक बहुमत की अनुमति जो है प्रांतों में प्रांतीय परिषद जो है वहाँ पे है। लेकिन यहीं पे असली चाल हुआ, खेला यहीं पे हुआ। वो खेला क्या हुआ कि जो प्रांतीय परिषद थे, जहाँ पे इजाज़त तो दे दिया, प्रावधान कर दिया गया कि इसका भी विस्तार करेंगे और इसमें बहुमत जो है, जैसे मान लेते हैं कि अगर 30 सीट है, सपोज अगर 30 सीट है, तो केंद्रीय परिषद के लिए क्या हुआ कि 15 + 1 सीट जो है ये तो कम से कम अंग्रेजी होंगे। ठीक है ना, कम से कम अंग्रेजी होंगे। ठीक है, तो अब जब बहुमत उनका है, जिनका बहुमत होगा, विचार तो उन्हीं का आगे बढ़ेगा ना, प्रस्ताव तो उन्हीं का आगे बढ़ेगा ना, विधायिका से पास होकर के। जिनके पास बहुमत नहीं है वो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन प्रांत में क्या किया गया, प्रांत में कहा गया कि बहुमत जो है वह अनऑफिशियल भी हो सकता है, नॉन ऑफिशियल लोगों का जो है इसमें एंट्री होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे खेला हुआ, खेला क्या हुआ दोस्तों कि जो प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, तो उसमें बहुत सारे सदस्य जो है वो मनोनीत कर दिए गए। क्या कर दिए गए, मनोनीत कर दिए गए, मनोनीत कर दिए गए। अब यहीं पे हो गया खेला कि अब जो मनोनीत सदस्य हैं वो कौन है, वो उनके लोग हैं, वो अंग्रेजों के हिमायती हैं। तो क्या करेंगे, वो निर्णय वही लेंगे ना, वो सहयोग कहाँ करेंगे, जो अंग्रेज चाहती है उसी की तरफ तो आगे बढ़ेंगे, न कि भारतीयों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहीं पे अंग्रेजों ने असली खेला इस एक्ट के माध्यम से कर दिया, कुछ सदस्यों को मनोनीत करके। ठीक है ना, इस प्रकार क्या हुआ, जो वास्तविक नियंत्रण था वह अंग्रेजों के हाथों में ही रह गया। क्या हुआ, वास्तविक नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में ही रहा। अब बात करते हैं कि जो विस्तार हुआ विधान परिषदों में, केंद्रीय विधान परिषद में, प्रांतीय परिषद में, तो यहाँ पे अब चुनाव होना है। ठीक है, और चुनाव कैसे होना है, तो चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होना है। अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा जो है चुनाव की प्रणाली कैसी रहेगी, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसी व्यवस्था कर दी। और स्थानीय निकाय जो है वो किसको चुनते थे, स्थानीय निकाय, ये मान लेते हैं कि स्थानीय निकाय है, तो ये चुनते थे प्रांत के सदस्यों को, और ये प्रांत के जो सदस्य थे ये चुनते थे केंद्रीय परिषद के सदस्यों को। ठीक है, यही क्रम था। यहाँ पे स्थानीय निकाय, यहाँ पे प्रांतीय परिषद के सदस्य चुने जाते थे स्थानीय निकाय के द्वारा, और प्रांतीय परिषद के सदस्यों के द्वारा जो है केंद्रीय विधान परिषद के लिए जो है सदस्य का निर्वाचन किया जाता था। और दूसरी बात कि जो मताधिकार था वो भी बहुत सीमित था।
आज क्या है भारत में कि 18 वर्ष की आयु जब कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो 18 वर्ष की आयु मतलब कि आप वयस्क हो गए हैं। तो जब आप वयस्क हो गए हैं तो फिर आपको वोट डालने का अधिकार है। लेकिन तत्कालीन समय में क्या था, ये उम्र की कोई सीमा नहीं थी दोस्तों। वहाँ था कि आप कितने धनवान हैं। अगर आप बहुत अधिक धनवान हैं तो आपके पास मताधिकार की शक्ति होगी। अगर आप बहुत अधिक धनवान हैं तो आपके पास क्या है, मताधिकार है, आप वोट डाल सकते हैं। अगर आप बहुत अधिक शिक्षित हैं उस स्थिति में भी आपको वोट डालने का अधिकार दिया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब अत्यधिक संपत्ति वाले और शिक्षित वर्ग के लोगों तक जो है मताधिकार सीमित था। यह ध्यान रखने योग्य बातें हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं जो कार्यकारिणी परिषद था उसके बारे में कि उच्च पदों पे जो है, जो उच्च पदों पे नियुक्ति होनी थी उसके बारे में क्या प्रावधान इस अधिनियम में थे, ठीक है दोस्तों। तो पहली बार एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा सुधार जो हुआ वो यह हुआ कि पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति को जो है वायसराय की कार्यपालिका परिषद में स्थान दिया गया, ठीक है। पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति को जो है वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी उसमें जो है शामिल किया गया दोस्तों, ठीक है। और वो व्यक्ति कौन थे, वो व्यक्ति थे एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सबसे पहले जो है, ये ऐसे प्रथम भारतीय हैं जिन्हें विधि सदस्य के रूप में जो है नियुक्त किया गया। किस सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में। एसपी सिन्हा भी कई बार आपको परीक्षा का ऑप्शन में दे दिया जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये एसपी सिन्हा वही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, ठीक है। और ये ऐसे प्रथम भारतीय सदस्य थे दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या थे, प्रथम भारतीय सदस्य थे जिन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। और एक और प्रावधान किया गया, वो क्या, यह प्रावधान किया गया दोस्तों कि जो व्यक्ति कार्यकारिणी परिषद में शामिल होंगे उनको लंदन स्थित इंडिया काउंसिल में भी शामिल किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। लंदन स्थित इंडिया काउंसिल में जो है शामिल किया जाएगा, ठीक है। और इस इंडिया काउंसिल में जो लंदन में स्थित था इसमें भी जो है पहली बार 2 भारतीयों को स्थान दिया गया। वो भारतीय कौन थे, अक्सर परीक्षा में यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो इसलिए बड़े ही ध्यान से देखिए, इन सारे नामों को मेमोराइज करके रखिए ताकि आप सही सही आंसर कर पाएँ, ठीक है। ये 2 व्यक्ति कौन थे, एक थे केजी गुप्ता और एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। कौन थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और केजी गुप्ता। ये 2 ऐसे व्यक्ति थे, भारतीय व्यक्ति थे जो लंदन स्थित इंडिया काउंसिल में नियुक्त हुए थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे, ठीक है। और ये किस चीज़ का प्रभाव था कि 1919 के परिषद अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद में जो है भारतीयों को स्थान दिया जाएगा। ये सारे जो कुछ आप देख रहे हैं ये विधान क्यों किया गया था, नरमपंथियों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से दोस्तों, ठीक है ना। इसे ध्यान रखेंगे। तो ये विधि सदस्य कौन, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और इंडिया काउंसिल के भारतीय प्रथम 2 भारतीय सदस्य कौन, केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी दोस्तों, इसे याद रखेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़, हमने प्रांतीय परिषद की बात कर ली, हमने केंद्रीय विधान परिषद की भी बात कर ली। अब क्या है कि हम सदस्यता तो दे दिया, अब हम बात करते हैं इनके शक्तियों की कि भाई इनके हाथ बांध के रखे गए या इनको छूट दी गई, ये कितना काम कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, एक बार उसको जानते हैं। शक्तियों में वृद्धि की गई और किस रूप में, जो परिषदों के जो सदस्य थे उनको बजट पर चर्चा करने का जो है अधिकार दिया गया, उनको प्रस्ताव पेश करने का जो है अधिकार दिया गया, उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ठीक है ना। बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया दोस्तों, बजट पर चर्चा का भी अधिकार दिया गया, उसके साथ साथ जो है प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया गया दोस्तों, प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया गया दोस्तों, और पूरक प्रश्न पूछने का जो है अधिकार दिया गया, ठीक है। यह महत्वपूर्ण है इस
अधिनियम के संबंध में। यहाँ से परीक्षा में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि बजट पर चर्चा करने का प्रस्ताव पेश करने का और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति जो है विधायिका में दी गई। ठीक है ना, ये वृद्धि किया गया शक्तियों में। ठीक है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसकी सीमाएं हैं। ठीक है, उसको भी समझना जरूरी है। अब क्या हुआ कि जो ये सदस्य थे, अधिकारों बजट पर चर्चा हम कर रहे हैं, प्रस्ताव पेश हम कर रहे हैं, पूरक प्रश्न हम पूछ रहे हैं और बजट के विभिन्न मदों पे हम मतदान भी कर सकते हैं। बजट के विभिन्न मदों पे जो है, विभिन्न विषयों पे जो है हम मतदान भी, वोटिंग भी कर सकते हैं। अभी भी क्या होता है अपने भारतीय संसद में या राज्यों की विधानसभा में कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे वोटिंग की ज़रूरत होती है और वहाँ पे वोटिंग होता है। तो अभी क्या है, अभी वोटिंग जो होता है वो बड़े ही निष्पक्ष तरीके से होता है और वोटिंग जिसके पक्ष में जाती है उस तरीके से जो है चीज़ें आगे बढ़ती है। अभी हाल में ही एक विधेयक जो महिला आरक्षण से संबंधित था, महिला की विधायिका में आरक्षण से संबंधित था, अभी क्या हुआ है, वो पारित नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वोटिंग में जो है सत्ता पक्ष जो था वो पिछड़ गया। जितनी वोटिंग चाहिए थी, जितने वोट चाहिए थे उतना वोट मिला नहीं। तो यही चीज़ वहाँ भी था। तो बजट के विभिन्न मदों पे जो है मतदान की अनुमति जो है मिल गई दोस्तों। ठीक है, लेकिन एक ब्रेकर लगा दिया गया। वो ब्रेकर क्या था कि भाई तुम सब विषय पे चर्चा नहीं कर सकते हैं, कुछ सीमित विषय पे चर्चा कर सकते हो और जो राष्ट्रीय स्तर पे जिसका महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे डिफेंस हो गया, रक्षा से संबंधित मामले हो गए, विदेश नीति की अगर बात करें तो जो विदेशी मामला है, जैसे रेलवे है, इंडियन रेलवे है, ये सब ऐसे विभाग थे जिस पे मतदान करने की अनुमति नहीं दी गई इस अधिनियम में। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। रक्षा, विदेशी मामले और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण विभागों में जो है प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया सब विधायिका के सदस्यों को, परिषद के सदस्यों को, और न ही मतदान करने का अनुमति दिया गया। और इतना ही नहीं, जो इन सब चीज़ों के बाद, इन बैरियर्स के बाद भी जो है वायसराय के पास क्या होता था, वीटो की शक्ति। ठीक है, वायसराय के पास वीटो की शक्ति होती थी। अगर वायसराय चाहेगा तो किसी भी मुद्दे को, जो कोई भी मामला हो, उसको वीटो लगा करके जो है आगे नहीं बढ़ने देगा, रोक देगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है शक्तियों में वृद्धि की गई, लेकिन किन सीमाओं के साथ उसकी हमने बात कर ली। तो यहाँ से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं तो गलत नहीं करना है दोस्तों। अब बात करते हैं जिसके वजह से यह सुधार, मार्ले मिंटो सुधार सबसे अधिक चर्चा में रहा, जिसका प्रभाव सबसे अधिक हुआ, वो क्या था, जिसने पाकिस्तान की नींव रख दी एक तरीके से, वो क्या था, वो यह था सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। ठीक है ना, अंग्रेजों ने अपने बांटो और राज करो की नीति के तहत, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा क्या किया, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया, एक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी। ठीक है, क्या कर दी, पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल, इसे ध्यान रखेंगे। ये पहली बार जो है इसी अधिनियम में आता है और इसके प्रभाव बड़े जो है वो क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर उसका बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव रहा। ठीक है ना, जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसको जो है तार तार कर दिया गया, तो उसका बीजारोपण जो है वो यहीं पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 के अधिनियम में की गई थी। यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। यह पृथक निर्वाचक मंडल जो है यह कैसे काम करता था, इसके तहत क्या होता था दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, यहीं पे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार हैं वहाँ पे केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान करेंगे। जहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट अगर मुस्लिम समुदाय से है तो वहाँ पे क्या होगा, जो वोटर होगा, जो मतदाता होगा वह सिर्फ मुसलमान होगा, मतलब सिर्फ मुसलमान ही जो है मुसलमान उम्मीदवार को वोट कर सकता है। और इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गई
कि मुस्लिम मतदाता तो हैं, यह अपने आरक्षित सीटों पे तो वोटिंग करेंगे ही करेंगे, इसके साथ ही ये सामान्य निर्वाचन क्षेत्र जो थे उन पे भी वोटिंग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मुसलमानों के अलावा विश्वविद्यालय, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जमींदारों के लिए भी जो है विशेष प्रतिनिधित्व का जो है प्रबंध किया गया था। तो पृथक निर्वाचक मंडल और दोहरा मताधिकार यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। परीक्षा की दृष्टि से इसे ध्यान रखेंगे कि पृथक निर्वाचन मंडल की जो है पहली बार व्यवस्था कब की गई, भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। और इस प्रावधान के संबंध में जो है लॉर्ड मिंटो जो भारत का वायसराय था, उसने एक पत्र लिखा था, किसको, मार्ले को, भारत सचिव को। उसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसकी फसल जो है बहुत कड़वी होगी। यह विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में और मुख्य परीक्षाओं में जो है यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। क्या कहा था मिंटो ने मार्ले को अपने पत्र में कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसकी फसल जो है वह बहुत कड़वी होने वाली है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ से परीक्षाओं में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये लॉर्ड मार्ले इस अधिनियम के द्वारा जो विधायिका में जो सुधार किया गया, जो लोगों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया, भारतीयों को कार्यपालिका में शामिल किया गया, तो इसने संसद में जो है स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई ये मत समझना, इन सुधारों का मतलब यह नहीं है कि हम भारत में संसदीय प्रणाली स्थापित कर रहे हैं। भारत में संसदीय प्रणाली स्थापित करने से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना, ये इसने स्पष्ट कर दिया था, ठीक है ना। किसने, मार्ले ने, जो भारत सचिव था, ठीक है। और कुछ नरमपंथी नेता जो थे, जो जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी कि अगर इस सुधार के माध्यम से, इस सुधारों के माध्यम से अगर शासन में भारतीयों को अधिकार मिलता है, विधायिका में भारतीयों को शामिल किया जाता है, तो उससे क्या होगा, उससे सुधार होगा। तो धीरे धीरे उनका भी मोह भंग हो गया। जब पृथक निर्वाचन मंडल की बात हो गई, ठीक है, तो नरमपंथी नेताओं का भी मोह भंग हो गया। और उसी में एक महत्वपूर्ण नाम है गोपाल कृष्ण गोखले का, जिन्होंने इस अधिनियम को जो है छाया के पीछे भागने से जो है तुलना की थी। छाया का नेचर क्या होता है दोस्तों, शैडो का नेचर क्या होता है कि वो अस्थाई नहीं होता है, वह सूर्य के दिशा के अनुरूप क्या होता है, बढ़ता है, छोटा होता है और उसका अस्तित्व नहीं होता है, लुप्त भी हो जाता है। तो इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने इस भारत परिषद अधिनियम 1909 की तुलना जो है छाया के पीछे भागने से की है। और महात्मा गांधी ने भी इस पे अपना कमेंट दिया था, और महात्मा गांधी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ठीक है। याद रखेंगे, ये महात्मा गांधी ने कहा था भारत परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में कि मार्ले मिंटो सुधारों ने क्या किया, हमारा सर्वनाश कर दिया। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण कमेंट को जान लीजिए, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी एक बड़े भारतीय नेता थे। इन्होंने इन सुधारों को 1909 अधिनियम के द्वारा जो सुधार किया जा रहा था उसको उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या करार दिया था दोस्तों। तो इस पूरे टॉपिक के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी उस पर हमने चर्चा कर ली, आलोचनाओं की चर्चा हमने कर ली। और चूंकि इन आलोचनाओं को स्टेटमेंट बना करके परीक्षा में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, मार्ले मिंटो के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। पृथक निर्वाचन मंडल का अधीन जो वोटिंग की प्रणाली थी, जो कि मुस्लिम प्रतिनिधि को ही जो है वहाँ के लोग जो हैं, जो मुस्लिम मतदाता हैं वो वोट करेंगे और वो सामान्य सीट पे भी जो है वोट करेंगे। तो यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है ना। और यहाँ से परीक्षा में सवाल हमेशा ही पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, तो गलत नहीं करना है। और इस पूरे टॉपिक से पूछे जाने वाले सवाल आज के क्लास में जरूर होंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि बिना स्किप किए आज के पूरे सेशन को जो है अंत तक देखिए। और परीक्षा हॉल में आपके समक्ष जब सवाल ये बनकर आए तो आप सभी प्रश्नों को गर्दा उड़ा करके आएंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हम पुनः आपसे उपस्थित होंगे और आपके समक्ष उस पर बहुत सारी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। जय हिंद।